बहुत सारे प्रश्न अपवाह तंत्र से आते हैं। जब अपवाह की बात हम कहते हैं तो हम ड्रेनेज की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक नदी के बहाव से, सामान्य संदर्भ में क्या है, एक नदी के बहाव की बात करते हैं। ठीक है, नदी के बहाव की बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कोई भी नदी, ठीक है, अपने एक उद्गम से अपेक्षाकृत जो ऊंचाई वाला स्थान होगा, वो कोई पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, कोई पठार या कोई पहाड़ी ऊंचाई वाली कोई चोटी हो सकती है, ठीक है ना। किसी ऊंचाई वाले, जाहिर सी बात है नदी है, किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से ही निकलेगी, और निकल कर आप देखिए पूरी तरह से एक अवतल द्रोणी में बहते हुए, इसका आप जो शेप रहे हैं, जैसे आप अपनी हथेली करिए, ठीक है, तो यह अवतल शेप हो गया। तो एक अवतल द्रोणी से बहते हुए नदी एक उद्गम से निकलकर अवतल एक द्रोणी से बहते हुए अंततः जाकर क्या है, इसकी चाहत क्या है, इच्छा क्या है, अंततः जाकर सागर से मिलना। तो नदी का ये जो एक उद्गम बिंदु से जहां से निकलकर और अंतिम आप देख रहे हैं जहां जाकर सागर से मिलना, ये पूरा इस पूरे क्रम में एक जिससे ये होकर बहती है, यही आपके क्या है, नदी द्रोणी कहलाती है, रिवर बेसिन, दिस कॉल्ड एज रिवर बेसिन। तो इसको नदी द्रोणी कहते हैं। और इस नदी में आप देख रहे हैं एक मुख्य नदी है। चूंकि सारी नदियां सागर तक अपना जल नहीं छोड़ पाएंगी, वहां तक जरूरी नहीं कि हर नदी सागर तक यात्रा पूरी करे, तो आप जानते हैं बहुत सारी नदियां क्या है, इसके मुख्य मार्ग में आप देखिए आकर बहुत सारी नदियां इससे मिल भी जाती हैं। तो इसको सहायक नदियां कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, जो नदियां मिलेंगी ये सहायक नदियां हैं। सहायक नदी है। और वैसे ही जब नदी सागर में जाकर गिरती है तो आप देखिए कई सारी उसकी वितरिकाएं हो जाती हैं, कई भागों में बढ़ जाती है, जिसको वितरिका कहते हैं। ठीक है, ये सहायक जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं और जो वितरिका है डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो इस प्रकार से आप कह लीजिए कि नदी का पूरा एक जाल, यानी मुख्य नदी के साथ साथ जो अन्य सहायक नदियों और वितरिकाओं का जो समग्र एक जाल है, उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। जब हम तंत्र कहते हैं तो अपवाह का मतलब ये बहाव का तंत्र, नदी का तंत्र, और जब तंत्र कहते हैं तो इसमें कई सारे घटक आपस में क्या है, जुड़े होते हैं। तो इसमें विस्तार से जैसे मैंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र की बात करेंगे, भारत की, उत्तर भारत की नदियों, प्रायद्वीपीय नदियों का अंतर क्या है, छोटी नदियां उद्गम कहाँ से होती हैं, गिरती कहाँ हैं, जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां जो है महत्वपूर्ण वो क्या है, महत्वपूर्ण जो नगर उनके तटों पर स्थित होंगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अगर किसी महत्वपूर्ण जो है, इसको जोड़कर देखिए समझना है, अगर कोई नदी किसी महत्वपूर्ण जो है अभयारण्य से या किसी महत्वपूर्ण स्थल से गुजरती होगी, या किसी जो है महत्वपूर्ण इकोसिस्टम, इकोसेंसिटिव जोन में या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में जाकर गिर रही है, किसी महत्वपूर्ण संरचना का निर्माण कर रही है, तो वो भी क्या है, हम लोग विस्तार से यहाँ देखने का क्या है, काम करेंगे। ठीक है, जीतू गुज्जर, ठीक है, जीतो गुज्जर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भाई, सबका जवाब है। ठीक है, आप लोग नाराज मत होइए, सबका जवाब है। ठीक है, खाली अगर जवाब देते रहेंगे आपके गुड इवनिंग का, तब तो फिर जो है समग्र रूप से हमने सबको कह दिया। ठीक है, सबको हमने कह दिया। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और बाकी आशुतोष, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला था। देखिए बेटा, बाकी क्या स्टार्ट होने वाला था, ये आप संस्थान से बात करिए। ठीक है, कोशिश ये करिए कि जिसको अभी आप देख रहे हैं उस पर आप जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। ठीक है, बाकी और क्या स्टार्ट होने वाला था क्या नहीं, ये हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है, ये आप संस्थान से बात करें। हमने जो प्रारंभ कर दिया है इसको ध्यान से सुनिए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखिए कि फोकस, थोड़ा सा अपना फोकस बनाइए, थोड़ा सा केंद्रित रहा करिए। ठीक है, थोड़ा सा केंद्रित रहा करिए, बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि अगर आप केंद्रित नहीं रहेंगे, भटकेंगे, तो फिर क्या है, आप उसका लाभ जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को, ठीक है, इसको आप समझिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, अभी तो आप विश्व भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, बाकी वो भी आएगा, तो सब कुछ होगा। डोंट वरी फॉर एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज़ के लिए चिंता मत करिए आप। ठीक है, समझिए, जुड़िए, आप देखिए और चीज़ों का लाभ लीजिए। तो जैसे मैंने कहा, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ, तो ये अपवाह तंत्र भी क्या है, ये अपवाह तंत्र है। यही अपवाह तंत्र, हम लोग इसको विस्तार से इसको भी करेंगे। फिर हम लोग जो है अपवाह तंत्रों को आप समझेंगे। देखिए एक ही चीज बहुत महत्वपूर्ण, अब देखिए अपवाह तंत्र को आप समझेंगे तो सिंचाई तमाम परियोजनाओं को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तमाम जो सिंचाई परियोजना है, हालांकि वो ऊर्जा से संबंधित होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं आएंगी तो वहाँ वो भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप नदियों के अपवाह को समझेंगे तो आप जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो नहरों का जाल है भारत में, ठीक है, जो परिवहन मार्ग हैं, जो जल परिवहन है भारत में, वो भी बेहतर तरीके से क्या है, समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भूगोल,
ठीक है, एक बहुत अंतर्विषयी विषय है, कई विषयों से जुड़ता है। तो आप एक एक करके जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब, एक दिन में तो सारी चीज़ें आप समझ नहीं जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको जो है लाभ होगा। ठीक है, राम राम जी, आप सभी को राम राम जी। ठीक है, चलिए, जो जिस भाषा में जैसे जो है अभिवादन कर रहा है उनको उसी भाषा में आपको अभिवादन है। सभी लोगों का ठीक स्वागत है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अपवाह तंत्र हमने कहा इस प्रकार से है, तो शब्दों को आप समझते जाइएगा, शब्दों को आप समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो अपवाह तंत्र के बाद जो है हम लोग फिर आ जाएंगे, आप देखिए, भारत की जो जलवायु है उसके ऊपर, भारत की जलवायु के ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए, सामान्य तौर से जब हम बात करते हैं तो हमारी जो जलवायु है वो मानसून है। सामान्य तौर पर जब हम जलवायु क्या होता है, जलवायु आप देखते हैं एक क्षेत्र विशेष में, क्या कहते हैं कि जलवायु क्या है, एक क्षेत्र विशेष में लगभग 30 से 35 वर्षों के मौसम का एक समग्र जो है अनुमान है। मौसम और जलवायु में अंतर है, आपको पता है। तो मौसम और जलवायु में क्या है, अंतर है। जो मौसम है वो आप देखिए क्षणिक होता है, मौसम क्या है, क्षणिक होता है, वो लगातार निरंतर परिवर्तनशील होता है। लेकिन जलवायु क्या है, एक अपेक्षाकृत स्थैतिक धारणा है, और अगर इसमें परिवर्तन भी होगा, जैसे आप अभी जलवायु परिवर्तन सुनते हैं, तो ये बहुत ही निम्न दर से होगा, कि बहुत ऐसा नहीं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन अचानक कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जलवायु एक अपेक्षाकृत स्थैतिक धारणा है। और भारत जब हम देखेंगे, जैसे अगर आप भारत को देखें, ठीक है, भारत को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो अगर आप यहां देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो भारत की बहुत विशिष्ट स्थिति है। ठीक है, बाकी विस्तार से वहां देखेंगे, अभी आप सारी चीजों को समझ रहे हैं तो समग्रता में एक बार पहले देख लीजिए। तो हमने कहा अगर भारत को आप देखें ध्यान से, तो भारत की जो लोकेशन है वो बड़ी विशिष्ट है। भारत की लोकेशन क्या है, वो बड़ी विशिष्ट है। आप देख रहे हैं भारत का जो ये दक्षिणी भाग है वो हिंद महासागर से क्या है, लगा हुआ है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। और उत्तरी भाग आप देखेंगे, आगे बात करेंगे विस्तार से, तो ये हिमालय द्वारा क्या है, अवरुद्ध है। ठीक है, तो हिमालय जो पर्वत है वो उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में कार्य करता है भारत के लिए। और दक्षिण भारत, मैंने कहा, तटीय क्षेत्रों से जल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ इसकी लोकेशन है। और हिंद महासागर उत्तर में एक बंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर उत्तर में एक बंद महासागर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्थल और जल में डिफरेंशियल जो हीटिंग है, ठीक है, जो तापमान जो है, जो तापीय जो विषमता है वो बहुत क्या है, प्रमुख हो जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे तापीय विषमता के कारण, ठीक है, थर्मल डिफरेंस के कारण यहाँ एक विशेष जलवायु, हालांकि उसमें देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड दैट, वहाँ बहुत सारे का जो है फैक्टर कार्य करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ठीक, हम लोग जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, स्पेशली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधारा की ITC जेट की बात करेंगे। बहुत सारे जो उसमें कारक हैं, मैस्कर्नीज हाई प्रेशर, अल नीनो, ला नीना, एंसो इफेक्ट, ठीक है, आपका IOD इंडियन ओशन डाइपोल, तो बहुत सारे कारक हैं। बहुत सारे कारकों के सम्मिलित प्रभाव से एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु हमारी उत्पन्न होती है, जिसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो उसका विस्तार से अध्ययन हम यहाँ करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मानसूनी जलवायु भारत में ये क्यों इतनी प्रमुख भारत की जलवायु है। उसमें जैसा हम कह रहे हैं कि भारत की विशेष दशा, इसलिए आपसे कहे कि भारत की छोटी छोटी बातें भी, भारत की जो विशेष दशा जो है वो क्या है, उसको आपको समझना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप विशेष दशा, भौगोलिक दशा को समझ पाएंगे तो भारत के जो और महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको भी आप देख पाएंगे। तो इस चीज़ का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो जलवायु या मानसून के अंतर्गत, और जो क्षेत्रीय विषमता है, जलवायु में जो क्षेत्रीय विषमता है उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ मानसून के बाद जो भारतीय वनस्पतियाँ हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। और जब वनस्पतियों की बात आएगी तो वहां भी क्या होगा, आपको विविधता प्राप्त होगी। वहां भी क्या है, आपको विविधता प्राप्त होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे भारत में अगर मान लीजिए वर्षा की विविधता है, हर जगह एक समान वर्षा नहीं है, हर जगह एक समान मृदा नहीं है, हर जगह एक समान भौतिक उच्चावच यानी पर्वत पठार मैदान, इसमें आपको विषमता दिखाई देगी। कहीं ऊंचाई में अंतर है, कहीं अक्षांशी विस्तार में अंतर है। ठीक, तो इन सब का प्रभाव
भारत की वनस्पतियों पर भी पड़ेगा, और इस वजह से जो वनस्पतियां होंगी भारत की वो भी काफ़ी विविधतापूर्ण होंगी। ठीक है, हर प्रकार की विविध आप वनस्पति भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार भी पाएंगे, ठीक है, अर्ध सदाबहार भी पाएंगे, उस मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति भी आपको मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे आप जाएंगे शीतोष्ण वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति और टुंड्रा टाइप वनस्पतियां भी आपको प्राप्त होंगी। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पतझड़, ठीक है, और हमने कहा शीतोष्ण, ठीक, टैगा टाइप, अल्पाइन, टुंड्रा, सभी प्रकार की वनस्पतियां होंगी, क्योंकि हमने कहा कि हम भौतिक रूप से काफ़ी क्या है विविधतापूर्ण देश हैं, और उस भौतिक विविधता और जलवायविक विविधता का प्रभाव जो है वो भारत के अन्य पक्षों पर भी क्या पड़ता है। तो ये वनस्पतियां उसमें हम लोग विस्तार से वहां देखेंगे। फिर हम लोग देखिए, हम लोग आगे भारत की जो मृदा है, मिट्टी है, उसको समझेंगे। भारत की मृदाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। भारत की जो मृदा है, सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मृदा का अध्ययन करेंगे। और मृदा आप जानते हैं, ठीक है, भूपर्पटी की ऊपरी जो परत है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण परत है और उत्पादन का आधार है ये। तो मृदा के संदर्भ में भारत की अलग अलग प्रकार की मृदा, उसमें जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, ठीक है, बलुई मृदा, क्षारीय जो या अल्कलाइन मृदा, ठीक, दलदली मृदा, पर्वतीय मृदा, अलग अलग प्रकार की मृदाओं का भी क्या है हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर देखिए हम लोग उसमें मृदा के बाद हम लोग फिर कृषि की बात करेंगे। कृषि, और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष होगा जब कृषि की बात करेंगे। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, दो वर्डों से मिलकर बना है, एगर और कल्टीवेशन। एगर मीन्स होता है एग्रीकल्चर, एगर और कल्टीवेशन। तो एगर की बात करेंगे तो हम कहेंगे लैंड, जमीन, ठीक है, खेत की बात करेंगे जिसको, और कल्टीवेशन आप जानते हैं जुताई। तो कृषि बहुत महत्वपूर्ण जो है पक्ष है। और यहाँ आप देखेंगे कृषि के संदर्भ में, ठीक है, जो कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारी फसलें, उसमें जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि खाद्यान्न फसल हो सकती है, वो दलहन, तिलहन, उसके अतिरिक्त देखिए जो व्यावसायिक तौर पर बहुत सारे उत्पादन के लिए होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी जो उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप देखिए कॉटन है, ठीक है, कपास जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम शुगर यानी चीनी उद्योग की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि गन्ना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक कच्चा माल है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो है, आप कहिए कि भारत में बहुत ऐसी फसलें हैं जो औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी जो खाद्यान्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बहुत सारी हैं जो तुरंत क्या है कैश क्रॉप्स, नकदी फसल मानी जाती हैं, तुरंत क्या है धनार्जन आप कर सकते हैं, कैश क्रॉप्स हैं। बहुत सारी आप देखिए रोपण वाली, रुपाई वाली हैं जिसको रोपण या प्लांटेशन कहते हैं। बहुत बागवानी प्रकार का जिसको आप हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी प्रकार की जो तमाम फूल फलों और सब्जियों की खेती करते हैं, तो बागवानी प्रकार की भी कृषि आती होती है। तो कृषि के दृष्टिकोण से भी क्या है काफ़ी विविधता है हमारे अंदर यानी भारत के अंदर। तो उसको भी क्या है हम लोग यहाँ कृषि के माध्यम से, यानी कृषि में हरित क्रांति, कृषि का प्रारूप क्या है, कृषि की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, और उसके साथ हमने कहा फसलों की विविधता, कहाँ भारत में किस प्रकार की फसल पाई जाती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या है विस्तार से यहाँ इसका अध्ययन करेंगे कृषि के पक्ष में। ठीक है, इसके बाद फिर जो है आप देखें आगे, तो इसमें जो है आगे हम लोग संसाधनों की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे। और जब संसाधन की बात करेंगे तो संसाधन में तो आप जानिए कि बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, संसाधन में खनिज संसाधन भी होगा, संसाधन में, ठीक है, जब संसाधन की बात करेंगे तो संसाधन में हमने कहा खनिज संसाधन भी होगा, खनिज संसाधन भी होगा। इसमें आप देखेंगे तो ऊर्जा संसाधन भी होगा, ऊर्जा संसाधन भी होगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे और जो है जैसे मान लीजिए आपका मृदा, तो आप पहले ही, वैसे वो भी एक प्रकार का संसाधन ही है, मृदा तो ये भी संसाधन है, आपने इसको देखा है। जल संसाधन होगा, ठीक है, नदियों के माध्यम से आपने देखा होगा, लेकिन फिर से इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, ये भी एक संसाधन है। इसके बाद आप देखिए जो पशुधन है, पशुधन जो है, ठीक है, पशुधन है वो भी संसाधन है। ठीक, पशुधन जो है वो भी क्या है संसाधन है। तो अलग अलग प्रकार का, ठीक है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, मृदा और जल, हालांकि इसको आप मृदा और जल में पढ़ चुके होंगे, लेकिन और इस पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। फिर पशुधन, इन सारी चीज़ों को क्या है भारत के जो प्रमुख संसाधन से तात्पर्य क्या है, संसाधन से तात्पर्य उन वस्तुओं से है, उन सामग्रियों से है
कि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता रखती हैं। और संसाधन क्या है? जीवन के लिए, जीवन में विकास के लिए, ठीक है, मानवीय सभ्यताओं के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अतिरिक्त हमने कहा ये तो आपका संसाधन हो गया। संसाधन के अतिरिक्त आप देखें, बात करेंगे हम लोग, ठीक, उद्योगों की। उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योगों को देखेंगे। ठीक है, भारत में जो औद्योगिक विकास है, भारत में जो औद्योगिक विकास है उसको देखेंगे। और बहुत अलग अलग प्रकार के उद्योग, ठीक है, कहीं कोई भारी उद्योग है, कहीं कोई हल्का उद्योग हो सकता है, कोई कच्चे माल पर आधारित हो सकता है, ठीक है, कोई इस प्रकार से जिसको फूट लूज उद्योग भी हो सकता है। तो ये टॉपिक इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है, लेकिन आप भारत भूगोल में अगर आप समझेंगे तो क्या है, काफ़ी कुछ मदद वहाँ भी आपको मिलेगा, इकोनॉमी में भी, और वहाँ जो पढ़ेंगे उसको आप यहाँ कुछ जोड़ भी पाएंगे। तो उद्योगों के संदर्भ में उद्योगों की अवस्थिति क्या है, भारत में कृषि आधारित उद्योग कहाँ कहाँ हैं, किस किस संदर्भ में है, भारत में संसाधन आधारित उद्योग क्या हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्न उद्योग आप देखिए, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है, कपड़ा उद्योग, ठीक, आप जूट उद्योग, ठीक, मेडिसिन जो औषधि उद्योग, ठीक, अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के पेपर इंडस्ट्री। तो भारत में जो प्रमुख उद्योग हैं, छोटे बड़े उद्योगों को विस्तार से हम लोग उद्योग के अंतर्गत देखेंगे। और याद रखिएगा, उद्योगों को समझने में आपको जो भूगर्भिक संरचना है, चट्टानी संरचना, और साथ साथ जो हमने कहा संसाधन है, वो बहुत मददगार होगा। ठीक है, उसमें क्या है, काफ़ी मददगार होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए, तो उद्योग जो है, आप इसके अंतर्गत उद्योग को देखेंगे, उद्योग के विभिन्न पक्ष को हम लोग यहाँ समझेंगे। फिर हम लोग जो है बात करेंगे परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, परिवहन की बात करेंगे। और इस परिवहन में अलग अलग प्रकार के जो परिवहन हैं, जैसे आप देखिए, स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, आपका वायु परिवहन, विभिन्न प्रकार के परिवहन को क्या है हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो परिवहन हैं, परिवहन के जो साधन हैं, ठीक है, परिवहन का जो माध्यम है, उसको अलग अलग प्रकार का हम लोग जो है स्थल को, जल को, वायु को, ठीक है, इन सभी को क्या है समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे भारत में परिवहन का विकास कैसे हुआ है और किस किस प्रकार के। ठीक है, चलिए, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा आप परिवहन में। इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे और भी जो पक्ष हैं, जनसंख्या से जुड़े बहुत सारे पक्ष हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या से जुड़े जो जननांकी विशेषताएं हैं, ठीक है, परिवहन के अतिरिक्त जो देखिए आप, जो जननांकी विशेषताएं हैं, जननांकीय जो विशेषताएं हैं, जननांकी विशेषताएं, जननांकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जननांकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे, याद रखिएगा, जननांकी विशेषताओं को हम लोग क्या है समझेंगे, देखेंगे। और इसके अंतर्गत जब हम लोग डेमोग्राफिक, जब एट्रीब्यूट्स जिसको कहते हैं, जननांकी विशेषताओं को जब कहते हैं, तो उसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप देखिए उसमें लिंगानुपात हो गया, ठीक है, सेक्स रेशियो जिसको आप कहते हैं, साक्षरता दर हो गया, कार्यशील जनसंख्या का विचार हो गया, कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन का विचार हो गया, ठीक है, आश्रित जनसंख्या कितनी है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, ठीक, साक्षरता दर क्या है। तो ये सारी चीज़ें, विशेषताएं जो हैं, प्रवास संबंधी इशू भी इसमें आ जाएंगे, प्रवास माइग्रेशन संबंधी भी इशू आ जाएंगे। तो जनसंख्या, जननांकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि प्रवास संबंधी जो विचार है, प्रवास, ठीक है, प्रवास, माइग्रेशन, जिसमें आप जानते हैं एक स्थान जहां से प्रवास होता है, जहां से जनसंख्या गई, तो जहां से गई उसको उत्प्रवास बोलते हैं, ठीक है, और जहां को गई उसको अप्रवास बोलते हैं। तो विभिन्न पक्ष, और देखिए दोनों जगहों पर कहीं लाभ और हानि अलग अलग प्रकार का, दोनों जगहों पर कुछ लाभ होंगे तो कुछ हानि भी होगी। तो विभिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं प्रवास से, कैसे कैसे प्रवास की स्थिति भारत में, किस प्रकार से प्रवास का क्या पैटर्न रहा है, उसको भी हम लोग क्या है यहाँ पूरी तरह से इसको देखेंगे। और तो जननांकी विशेषताएं यानी जनसंख्या संबंधी बहुत सारी विशेषताएं, प्रवास संबंधी मुद्दा। इसके अतिरिक्त आप देखिए इसमें जो है जनजातीय जो चीज़ें हैं, जनजातियाँ,
क्योंकि जनजातियों से भी क्या है प्रश्न रहते हैं। तो भारत के भूगोल में जो जनजातियां हैं, ठीक है, जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो भी है प्रश्न, वो भी हम लोग जनजातियों से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। और कुछ इसमें जो और पक्ष हैं, जैसे कुछ मानव भूगोल और नगरी भूगोल से संबंधित जो कुछ पक्ष हैं, उसको भी क्या है हम लोग समझने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न एस्पेक्ट्स को हम लोग विस्तार से देखेंगे, एक एक चीज़। और वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से क्या है जुड़े रहेंगे, उसका लाभ तभी ले पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इन चीज़ों के साथ अब आइए हम लोग थोड़ा सा भारत के संदर्भ में चलते हैं और कुछ बात करते हैं। ठीक है ना, आइए भारत को हम लोग लेकर चलते हैं और भारत से जुड़ी कुछ प्रमुख जो है बातें हैं उनको, उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये तो क्रम रहा कि कैसे आगे बढ़ेंगे। अब आइए, अब देखिए, आइए भारत की स्थिति को आइए देखिए, समझिए थोड़ा सा विश्व के संदर्भ में आप समझें तो भारत की स्थिति को देखिए। आइए, मैप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो मैप है वो दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपका ये विश्व है, ये क्या है, विश्व है। और विश्व में भारत भी आपका एक क्या है, प्रमुख देश है। तो पहले वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग भारत के पहले टॉपिक पर आ गए हैं और भारत का जो सामान्य परिचय है, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। भारत की सामान्य विशेषताओं, सामान्य चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर जो है, ठीक, फिर उसके बाद एक एक करके बढ़ेंगे। तो देखिए, भारत की ही बात कर रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, ये अभी तो प्रारंभ हुआ, अभी तो हम लोग पूरे एक रोड मैप को देख रहे थे। ठीक है ना, इतने जल्दी। तो अब देखिए, भारत, हमने कहा सामान्य जो विशेषता है भारत की, अगर भारत की बात करेंगे, भारत एक सामान्य विशेषता, तो भारत आप जानते हैं विश्व में दक्षिण एशिया का आप देखिए देश है। कहाँ इसकी स्थिति कहाँ है, दक्षिण एशिया में। आप देख पा रहे होंगे भारत की स्थिति। तो भारत की जो स्थिति है वो एक दक्षिण एशियाई देश के तौर पर है। तो भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है ना, दक्षिण एशियाई देश है। आप विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों को देख रहे होंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया एक साथ जुड़े हुए हैं। यूरेशिया भी कहा जाता है इनको। और आप देखिए, एशिया के दक्षिणी भाग में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एशिया के दक्षिण भाग में भारत की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। तो इसीलिए दक्षिण एशिया का एक देश हम कहते हैं इसको। भारत को आप देखिए उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत को, ये भारतीय पूरी जो भूभाग भारतीय है, इसके पूरे भौतिक इधर जो परिवेश को आप देखें, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को उपमहाद्वीप, हमने कहा दक्षिण एशिया का देश है, पहली बात। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। और जब भारतीय उपमहाद्वीप आप कहते हैं, जैसे आप देखिए विश्व में आप देखिए द्वीप होता है। द्वीप आप कह लीजिए एक छोटा भूखंड होगा, द्वीप, जो चारों तरफ से जल से क्या है, घिरा होगा। देखिए भाई, ये भी समझिएगा, थोड़ा धैर्य धारण करिएगा, क्योंकि हम लोग शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी है सबका लेवल एक समान तो होता नहीं। ठीक है, सबका लेवल एक समान होता नहीं। तो आप ये समझिए कि शून्य से लेकर हम लोग शिखर तक चलेंगे, और यही सही तरीका भी है। तो धीरे धीरे क्या है, हम लोग धीरे धीरे एक साथ आगे, धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और छोटी बातों से बड़ी बातों का विश्लेषण आप कर पाते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो प्रमुख चर्चा है वो भी करेंगे। तो थोड़ा धैर्य धारण करिएगा, सामान्य बातें भी जरूरी है। तो हमने कहा भारत दक्षिण एशिया का देश है, आप देख पा रहे हैं इसकी स्थिति विश्व के संदर्भ में। और उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और जब उपमहाद्वीप कहा जाता है भारत को, तो आप देखिए इसमें केवल भारत नहीं, भारत के साथ साथ इसमें आप देखिए जो पाकिस्तान है आपका, पाकिस्तान, ठीक है, इधर आप देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये जो देश हैं ये सब इसमें क्या है शामिल, श्रीलंका, नीचे आप देखते हैं श्रीलंका। तो ये सारे देश भी क्या है इसमें शामिल हैं। तो हमने कहा जैसे एक छोटा सा भूखंड चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको आप द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आप द्वीप कहते हैं। जबकि एक जो बड़ा भूखंड है, एक बड़ा जो भूखंड है, उसको आप क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। बड़ा भूखंड जो आप देखिए वो चाहे कनेक्ट हो, दूसरे महाद्वीपों से भी कनेक्ट हो सकता है, बड़े बड़े स्थल खंडों से, या सेपरेट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप के बाद फिर हमने कहा कि उपमहाद्वीप, तो द्वीप की तुलना में कुछ बड़ा और बाकी
उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप जैसे भारत को हमने कहा, तो भारत में चूंकि बहुत सारी चीजें, एक ही देश नहीं, हमने कहा भौगोलिक तौर पर देखेंगे, अगर पूरा हिमालयी संरचना को देखेंगे तो हिमालय के अंतर्गत आप देखिए, हिमालय के दक्षिणी भाग में या हिमालय से संबद्ध जो आप देख लीजिए, तो उसमें आप देखिए पाकिस्तान, हालांकि पहले जानते हैं आप भारत का ही भाग था, तो पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल, भूटान, इधर देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब चूंकि उपमहाद्वीप वैसी विशेषता होती, आप देखिए कई सारे देश हैं यहाँ, ठीक है, क्रियाविधियों की अलग अलग विशेषता है, यहाँ क्रियाकलाप भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी हैं, मतलब कृषि वाले क्रियाकलाप प्राथमिक भी हैं, द्वितीयक भी हैं, तृतीयक भी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता भी है यहाँ आपको मिलेगी, बोली की, भाषा की, पहनावे की, जलवायविक जटिलता भी आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाजुला कर अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स, जो समूह हैं, प्रजातियां हैं, वो भी आपको यहाँ प्राप्त होंगी। तो कुल मिलाजुलाकर ये समग्र जो क्षेत्र है भारत का, ठीक है, हमने कहा भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, और उसमें भारत के साथ मैंने जो आपको बताया अन्य देश भी हैं, और उसका तात्पर्य भी उपमहाद्वीप को आपको समझाया कि इसमें तमाम जो है अलग अलग देखिए देश भी होंगे, बहुत एक जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या ये जो है धारण करते हैं। इनमें हमने कहा सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर बहुत सारी क्या है विविधता भी प्राप्त होगी, ठीक, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप भी यहाँ प्राप्त आपको होंगे, तो एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक। अब इसके साथ देखिए भारत की जो स्थिति है वो बड़ी प्रमुख है। आप देखिए भारत की स्थिति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भारत की स्थिति को हम देखते हैं हिंद महासागर में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, वो आप देखिए हिंद महासागर से संबद्ध है, हिंद महासागर से क्या है, लगा हुआ है, इसलिए हिंद महासागर पर भारत की पकड़ बहुत मजबूत है भौगोलिक दृष्टिकोण से। और साथ साथ ये भी समझिए कि ये जो हिंद महासागर है, ये बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा भू राजनीति का केंद्र भी है, जियोपॉलिटिक्स का केंद्र भी है। और वर्तमान में जैसा जब आप IR पढ़ते हैं तो कहते हैं भू राजनीति में, हिंद महासागर की भू राजनीति में उबाल आया हुआ है, तो विश्व की बहुत सारी महाशक्तियां क्या हैं, यहाँ अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि जो सागरीय क्षेत्र है यहाँ संसाधन के दृष्टिकोण से चाहे आप देखें बहुत संपन्न क्षेत्र है, चाहे आप हमने कहा व्यापारिक सामुद्रिक मार्ग के दृष्टिकोण से देखें बहुत प्रमुख क्षेत्र है, भौगोलिक अवस्थिति या राजनीतिक जिसको आप सामरिक दृष्टिकोण से कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ अपना बहुत सारे लोग अपना जो है नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें एक डियागो गार्सिया करके है हिंद महासागर में, जो पहले ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था, ठीक, अभी आप जानते हैं अमेरिका का उस पर नियंत्रण है, डियागो गार्सिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो भारत में देखिए भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है बहुत विशेष है, इसमें आपको ये भी रखना है। बहुत सारे इसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो विश्व का कुल किस नंबर का देश है, अगर आप देखें तो विश्व में ये जो 7वां प्रमुख देश है, ये 7वां प्रमुख देश, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व में क्या है, 7वां, विश्व का 7वां प्रमुख देश है। तो सबसे बड़ा आप जानते हैं क्या है, आपका रशिया, ठीक है, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत आता है। तो विश्व में हमने कहा कि अगर आकार की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो विश्व में हमने कहा अगर आकार की दृष्टि से देखें तो आकार की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। और ये जो है भारत जो आप देख रहे हैं, इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के समस्त जो भूखंड या जो लैंड पोर्शन है, जो भूखंड हैं, उसके तुलना में कुल जो विश्व के, ठीक है, कुल भूखंड का लगभग 2.4% भारत के पास है, ठीक है, 2.4% क्या है भारत के पास, ठीक। यही जब हम आबादी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आबादी के संदर्भ में, ठीक है, जब हम आबादी की बात करते हैं, ठीक, जब आबादी की बात करते हैं तो आबादी की बात करते हैं तो आबादी के संदर्भ में अभी भारत का अलग से भी मैप दिखाएंगे, धैर्य धारण करिए, ठीक है, बहुत शीघ्रता मत करिए, सारी चीज़ें आराम से चलेंगी, एक दिन में सब कुछ नहीं सीख जाएंगे, ठीक है, क्लास काफ़ी लंबी चलेगी और जब तक चलेगी आप इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, सीखेंगे। तो धैर्य धारण करिए, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, एक एक चीज़ों को आप विस्तार से ध्यान से समझेंगे तो हर चीज़ आपकी स्पष्ट होती चली जाएगी। तो हमने कहा 2.4% है, लेकिन आप जानते हैं जब आबादी की बात आती है तो आप जानते हैं चाइना के बाद ये दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़े आबादी वाला देश है।
और विश्व की कुल आबादी का, ठीक है, विश्व की कुल आबादी का जो है, बाकी जनगणना में हम लोग विस्तार करेंगे, हालांकि 2000, ठीक है, जूम करके दिखा दें, आते हैं भी भारत को अलग से मैप से, ठीक है ना, भारत के अलग मैप पर आते हैं, डोंट वरी। तो हमने कहा जब आबादी की बात होती है तो विश्व में क्या है, दूसरे नंबर पर है, विश्व में दूसरे नंबर पर, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी वाला देश है ये भारत, ठीक। और विश्व की समस्त आबादी का, विश्व की कुल आबादी का, जो कि आप देखिए कि 7 अरब से अधिक हो गई, 2012 में 7 अरब हो गई, ठीक है, आबादी बढ़ने का क्रम आप जान रहे हैं। विश्व की आबादी में बड़ी तेजी से जो है वृद्धि आप देखें, 1830 में आबादी करीब 1